ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा वॉइस वीडियो सब ठीक है? यस सर। चले लिखे भाई। ऐश्वर्या एक ग्रुप पे बेटा मैसेज डाल दियो वो दोनों बैच पे ज्वाइन का, जिन्होंने अपने पास नहीं करा वो ज्वाइन कर लेंगे। लिखे जी, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। भाई ये टॉपिक 2 साल के बाद लौट के आ गया है। ये 2 साल से टॉपिक डिलीटेड चल रहा था, क्योंकि ये 2 साल के बाद लौट के आ रहा है तो ये पेपर में 4 मार्क का आएगा, और पेपर में इसका क्वेश्चन नंबर 32 या 33 में से कोई एक होगा। 32 या 33 में से कोई एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आएगा। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ये खासकर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनको नकल करने से प्यार है। तो कौन में से स्वर आपके लिए बनाया गया बेटा ये चैप्टर, ठीक है। वेदांत आपके लिए चैप्टर बनाया गया बेटा। सूर्या जी आपके लिए चैप्टर, लक्ष्य आपके लिए चैप्टर बनाया गया। चंद्रा जी आपके लिए चैप्टर बनाया गया। वंश वंश कहाँ गए? आधे लादे बेटा, ये आपके लिए चैप्टर बनाया गया। मैं कुछ नहीं करना, मैं नकल मारनी है इसमें। अब इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा मतलब मैं वार्निंग दे रहा हूं इसमें। देखो टीचर भी जानता है चैप्टर नकल मारने का है। जस्ट इमेजिन ये गलत हो गया तो लोग बेइज्जती करेंगे, लोग कहेंगे नकल करने का मौका दिया और उसमें भी जाके जो है बिल्कुल एकदम गड़बड़ कर दिया। तो भाई नकल में भी अकल की जरूरत होती है। कुछ भी गलत करो पेपर में ये मत करना, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो टीचर पेपर चेक करते हुए लोटपोट होकर हंसेगा कि मैंने इसको मार्क्स लेने के लिए बोला कॉपी कर दे और इससे कॉपी भी नहीं हो पाया। तो भाई कृपया करके इस चैप्टर के अंदर गलती मत करना, ठीक है भाई। 2 चीजें इस चैप्टर में लिख लें, ये स्टेटमेंट्स हैं और ये 2 प्रकार की स्टेटमेंट्स हमें बनानी है। एक बनानी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एक बनानी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और एक बनानी है कॉमन साइज स्टेटमेंट। फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी 2 प्रकार की स्टेटमेंट बनेंगी। एक बनेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट और एक बनेगा कंपैरेटिव पीएनएल। उसी तरह से कॉमन साइज भी 2 प्रकार की है, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक कॉमन साइज पीएनएल। ये कॉमन साइज बैलेंस शीट के नीचे ब्रैकेट में ऐसे लिख लीजिएगा टोटल, टोटल एसेट लिख लो, टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी। और ये जो कॉमन साइज पीएनएल है इसके साथ भी ब्रैकेट में लिख लेना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्यों लिखा है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा, अभी के लिए फिलहाल ऐसे लिख लें। लो जी, लिख दिया। चलें शुरू करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। भाई उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होगा। वैसे तो इसमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट आपको खुद ही बना के दे दी जाती है। पीएनएल आपको जो बना के है वो नहीं दिया जाएगा, पीएनएल आपको खुद बनाना पड़ेगा। एक बार क्विकली मैं जरा पीएनएल का फॉर्मेट जो रिवाइज करवा रहा हूं। आप लोगों ने ये पीएनएल का फॉर्मेट जो पहले ही करा हुआ है, या सीधा मैं एक क्वेश्चन शुरू करता हूं उसमें फॉर्मेट भी आ ही जाएगा। लिखें एग्जाम्पल नंबर 1, एक क्वेश्चन से करेंगे इसको। लिखें प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल।
कह रहा है प्रिपेयर कर दो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। डेटा दिया हुआ है 31 मार्च 2010 का डेटा और 31 मार्च 2011 का डेटा। भाई दे रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पिछले साल है 15 लाख, इस साल है 20 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा है अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2 लाख और 1.5 लाख। दो लाख और 1.5 लाख। फिर है सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस 4 लाख और 3,20,000। 4 लाख और 3,20,000। फिर दिया हुआ है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन 1 लाख और 1,80,000। और नीचे कह रहा है टैक्स रेट 30%। ये क्वेश्चन है, टैक्स रेट 30%। इनकी मदद से हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L जो वो बनाना है। एक नई वाली बुक मेरे को दे दे बेटा, इसे लिख लें फटाफट से। और इनकी मदद से हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L जो है वो बनाना है। अरे वेजेस एंड सैलरी में 4 लाख है, 40 लाख। 4 लाख, 4 लाख और 3,20 लिख दिया। चलें जरा फॉर्मेट बनाएंगे इसका। हेडिंग डालेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। और इसके अंदर इस तरीके से काम होगा। सबसे पहला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स। सेकंड कॉलम बनेगा नोट नंबर। थर्ड कॉलम बनेगा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 10। फोर्थ कॉलम बनेगा 31 मार्च 11 मतलब करंट ईयर। फिफ्थ कॉलम बनेगा एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज। और लास्ट कॉलम बनेगा परसेंटेज चेंज। फॉर्मेट बना दो जरा फटाफट से। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ध्यान रहे प्रीवियस ईयर हमेशा पहले लिखना है, फिर करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ये क्वेश्चन है बेटा, इसके बेस पे मैं ये बता रहा हूं ये कैसे बनाना है। वैष्णवी आधा पेज छोड़ के सीधा फॉर्मेट बना। आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L पूरा बनाना है। ये हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, सब हेड मेजर हेड में। कैसे पढ़ा था? सबसे पहले हम लेते हैं रेवेन्यूज, और हमने ये सीखा था रेवेन्यूज होती हैं 2 प्रकार की। एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमें खुद ही दे रखा है, भर दो। कितना दिया ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? कह रहा है 15 लाख 20 लाख। भाई जब फिगर भरोगे ध्यान से बढ़ना, 10 और 11, तो प्रीवियस ईयर की फिगर प्रीवियस में, करंट की फिगर करंट में। तो जी 15 लाख और 20 लाख। कुछ नहीं करना, ऊपर से फिगर उठानी है, पुट करना। सेकंड है अदर रेवेन्यू। कमाल की बात है, अदर रेवेन्यू भी दे रखा है। मान लीजिए अदर रेवेन्यू नहीं दिया होता तो हम सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही टोटल कर देते, पर इसने अदर रेवेन्यू दे रखा है। पढ़े कितना? कह रहा है 31 मार्च 10 में ये 10% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का।
तो 15 लाख का 10% होगा। अब 15 लाख का 10% मतलब कितना, 1.5 लाख। और उसी तरीके से अगले साल के अंदर ये बोल रहा है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 20 लाख का 20% होगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 लाख। बोले ठीक है भाई, टोटल कर देंगे, यहां पे आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यूज को हम बोलते हैं ए। 15 लाख और 150, ये हो गया 1650। अब 20 लाख 40,000, 20 और 4 24 लाख, ये 24 लाख हो गया। ठीक है भाई। भाई इसके बाद हम दूसरा लिखते थे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के अंदर होते थे 7 चीजें, कुछ याद है? पहला आता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यही मैं कह रहा था कि पहले फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहला आता था। दूसरा आता था परचेजेस, तीसरा आता था चेंजेस इन स्टॉक, फोर्थ आता था इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिफ्थ आता था अपने पास जो है फाइनेंस कॉस्ट। वैसे आपको जो चीज गिवन नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हो, मैं फॉर्मेट रिवाइज करवा रहा हूं इसलिए मैं सारे लिख रहा हूं। जैसे हमारे क्वेश्चन में परचेजेस नहीं गिवन, फाइनेंस कॉस्ट गिवन नहीं है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है भाई। सो फाइनेंस कॉस्ट, इसके अलावा अगला है सिक्स्थ डेप्रीसिएशन, एंड 7 है अमोर्टाइजेशन। ये अमोर्टाइजेशन इसी के साथ है, सिर्फ अदर एक्सपेंस। हाँ ये अमोर्टाइजेशन इसी के साथ है। लास्ट है अदर एक्सपेंस। लो जी, जो जो गिवन है पुट करते जाओ, जो गिवन नहीं डैश लगा दो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमारे पास गिवन है, पुट करें 2 लाख और 1.5 लाख। जो गिवन नहीं है बेटा उसको छोड़ सकते हैं, ये खाली मैं एग्जांपल समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। जो गिवन नहीं है उसको छोड़ सकते हैं। 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। परचेजेस ये गिवन नहीं है डैश, चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं है डैश, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये गिवन है, ऊपर पढ़ लो सैलरी वेजेस गिवन है। जो सैलरी वेजेस होता है वो क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। 4 लाख और 320, 4 लाख और 320। फाइनेंस कॉस्ट गिवन नहीं है, गिवन होता तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट आता। डेप्रिएशन अपने पास गिवन है 1 लाख से 180, डालेंगे डेप्रिएशन। अदर एक्सपेंस गिवन नहीं है, और ये हो जाएगा टोटल एक्सपेंस। यहां पे लिख देंगे बी टोटल है ये, और ये बन जाएगा टोटल एक्सपेंस। तो पहले तो पीएनएल नॉर्मल बनाना है। ये आ जाएगा 2 और 4 और 1 यानी 7 लाख, और 180 और 150, 330, 330 और 320, 650। एक बार चेक करना 650 आता है ना ये। अब यहां पे लिख दो ए माइनस बी, और ए माइनस बी से निकल कर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ए माइनस बी से निकल कर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये ए माइनस बी समझ ले भाई कैसे। ए है ये 1650, बी है ये 7 लाख। तो 1650 में से 7 लाख गया, इसका मतलब 950। ठीक है भाई। उसी तरह से ये है 24 लाख ए, और ये है 650 बी। तो 24 लाख में से 650 जाएगा, 24 में से 6 गए 18, और 50 और गए तो 1750। ये आ गया। ए माइनस बी का मतलब ऊपर रेवेन्यू में से क्या माइनस कर देंगे, एक्सपेंस। और लास्ट में हमारा माइनस होता है इनकम टैक्स। माइनस करेंगे इसमें से हमारा टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है, 30% निकाल दो जी। 950 का 30% और 1750 का 30%। 950 का 30% निकालेंगे, 9 3 जा 27, और 53 जा 150, तो 2850 मतलब 285,000। और 1750 का भी 30% निकालेंगे, 17 3 जा 51, और 51 और 150, ये आएगा 525,000। भाई ये माइनस कर देंगे, या निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहली मेहनत तो आपने ये करनी है कि ये बनाना है। मैंने पहले ही बता दिया, जो इसमें गिवन नहीं आप छोड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ऑर्डर में ही बनाना है। मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम पहले आता है तो पहले वही बनेगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया होता
तो मैं चाहता तो ऐसे कर सकता था कि मैं परचेज हटा दूं, ये हटा दूं, ये हटा दूं और ये अदर एक्सपेंस हटा दूं, मैं खाली इतना भी लिखूंगा तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपने शो कर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, पेपर में समय लिमिटेड है, तो बढ़िया यही रहेगा कि आप अपने पास सारी चीजें जो है वो ना दिखा के जो जो चीजें गिवन है सिर्फ वही दिखाए। ओके, ये निकाल देंगे। 950 में से ये 85 चला गया, कि कितना आता है निकाला, ये आ जाएगा 665, यही है। और यहां पे भी निकाल दो 12, 1225, ये आ गया 1225, ये ठीक है। तो पहला काम तो ये है, ये तो वही बच्चों वाला खेल है जो हमने पहले खेला था, ठीक है। अब नया गेम आ रहा है अपने पास, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है। एब्सोल्यूट चेंज मतलब बढ़त हो रही है घटत हो रही है। जैसे मैं कुछ दिखा रहा हूं आपको एग्जांपल के तौर पे, थोड़ी हेल्प करो। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 से 20 हो गया, मतलब चेंज कितना आया, ये 5 का पॉजिटिव चेंज है नेगेटिव, क्योंकि 15 से 20 हो रहा है मतलब पॉजिटिव चेंज है। इसके आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो देख के पता चल रहा है पॉजिटिव चेंज। अगला 1.5 से 4 लाख हो गया, कितना चेंज है, 2.5, 2.5 का पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। क्लियर, ऐसे सबके चेंज निकालने हैं। अब ये देखो 1650 से 24 लाख हो गया, तो 1650 से 24 मतलब पॉजिटिव चेंज है, ये भी कितना पॉजिटिव चेंज हो गया अपने पास, 750। क्लियर। अगला 2 लाख से 1.5 कितना चेंज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये 50 अपने पास। अब जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में, ठीक है। अगला और बताओ 4 लाख से 320 कितना चेंज है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। तब हाँ 320, ये आ गया 80 नेगेटिव। बस ब्रैकेट ब्रैकेट ध्यान से लगाना भाई, हो गए सारे, और भी हैं। और आओ 1 लाख से 180 कितना चेंज, 80 पॉजिटिव चेंज। अगला बताओ 7 लाख से 650, 50 नेगेटिव, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। 950 से 1750, 8 लाख पॉजिटिव। और 285 से 525 बताना भाई कितना आता है, 285 से 525, ये तो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 240। लो जी। और लास्ट बताओ 665 से 1225, 1040, नालायक 1040 कैसे, 6 से 12 हो रहा है, 1040 कैसे आ गया। हाँ इसको गलती मतलब सही करो, कितना आ रहा है, 640। बोलो भाई चेंज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब जरा परसेंटेज चेंज देखो कैसे है। ये परसेंटेज चेंज तुमने उसमें पढ़ा है माइक्रो में, जैसे वो निकालते थे अपने पास इलास्टिसिटी वगैरह, ठीक है भाई। तो चेंज इन प्राइस अपॉन में ओरिजिनल प्राइस, कुछ ऐसा आपके टीचरों ने आपको पढ़ाया भी होगा। तो यहां पर भी वही है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। देखो परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये चेंज हुआ, ये ओरिजिनल है, इनटू 100। तो बताओ पहला चेंज के बाद परसेंटेज कैसे आएगा, 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू कितना, 100। तो ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगा 33.33%। बस यही इसमें मेहनत है, परसेंटेज निकाल के दिखानी है। अप टू 2 प्लेस तक जरूर निकालना है, अप टू 2 प्लेस, कहीं कॉपी में लिख लेना, एटलीस्ट 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक जरूर निकालें, ठीक है। मुझे अगले की परसेंटेज बताओ कैसे निकालोगे, ध्यान दो। 2.5 लेंगे, अपॉन में कितना रखेंगे, 150। हमेशा चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, याद रहेगा। चाहो तो लिखना, चाहो ऐसे लिख लो, परसेंटेज चेंज के ऊपर चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, ये सिंपल लॉजिक है कि भाई कितना चेंज हुआ कितना ओरिजिनल है। तो जी 2.5 अपॉन 1.5 ये अपने पास निकल कर आ जाएगा, ये 2.5 अपॉन 1.5 इंटू में अपने पास जो है 100। सारी परसेंटेज चेंज को 2-2 प्लेस पे निकालना भाई, ये आ गया 166.66, 166.66, ठीक है। अब यहां थोड़ा ध्यान देना भाई, अब यहां कई भोले भटके जो है अपना ही गणित खेलते हैं कि क्या करते हैं बच्चे, ये 33 और इसको प्लस करके यहां 200 लिख देते हैं। ये समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं भाई, परसेंटेज जब भी निकालनी है इस तरीके से निकालनी है। ये एरो देखो कितना चेंज हुआ कितना ओरिजिनल से। अब वो नलायक क्या करते हैं, यहां पे आके टोटल लिख देंगे कि अच्छा 166 और 33, ओ ये तो 200% बन गया, और टीचर भगा देगा वहां से। परसेंटेज ऐसे नहीं निकालनी है, परसेंटेज निकालते टाइम हमेशा चेंज देखना है। बताओ यहां पे चेंज कितना हुआ, 750, नीचे कितना रखेंगे 1650, इंटू कितना कर देंगे 100। आई बात समझ में। ये करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ आपने अपने पास सॉल्व कर देना, कहीं पे रफ में जाके सीधा आगे वैल्यू लिखनी है, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इस सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जब आप इसको निकालेंगे 750 अपॉन में 1650, ये आपके पास आ जाएगा 45.45%। ध्यान रहे 2 प्लेस से जरूर निकालना है, आपके रिजल्ट जो भी निकलेंगे वो 2 प्लेस पे जरूर निकलेंगे, नहीं तो आंसर आपके फ्लक्चुएट माने जाए।
अच्छा अगला देखो, अगला अब रिजल्ट क्या है 50, ये 50 नेगेटिव है, अपॉन में कितना रखेंगे 2 लाख इंटू 100। नॉर्मली आंसर तो 25% आता है, पर क्योंकि चेंज नेगेटिव है तो परसेंटेज भी क्या आएगी नेगेटिव। समझ में आया भाई, जब चेंज नेगेटिव है तो फिर परसेंटेज भी क्या आएगी नेगेटिव। अगला 80 अपॉन 4 लाख तो ये आएगा नेगेटिव 20%। फिर 80 अपॉन जो है 1 लाख यह आएगा आपके पास 80%। फिर 50 अपॉन 7 लाख, 50 अपॉन 7 लाख यह आ जाएगा 7.14%, ये भी नेगेटिव। फिर 8 अपॉन 950 यह आ जाएगा 84.2%। और फिर 240 अपॉन में 285 यह आ जाएगा 84.2%, ये भी सेम ही है। ये सारे सेम ही आएंगे, नीचे वाला जो आएगा ये भी 84.2 ही आएगा। कौन सा 560? ये 565 आ रहा है। क्यों भाई, ये 950 है, ये 285 है, गलत कराए क्या ये? हाँ तो 950 में से 285 गया, मेरे तो 665 ही आ रहा है। ये वाला कह रहा है, ये वाला अच्छा गलत निकाला निकम्मों ने। 1225 माइनस में 665, 560, हाँ 560 आ रहा है। निकम में कौन था नालायक? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया भाई, ये 560 है। परसेंटेज की गारंटी मेरी है, वो सही आएगा। ये भी चेक कर लेते हैं। 84.2 ये सही आएगा। ये चाहो तो आप रट्टा लगा सकते हो, चाहो तो, कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेके ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक ये सब कुछ सेम ही चलता है। करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। ये है आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। पहले नॉर्मल बनाएंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज डालेंगे, फिर परसेंटेज चेंज डालेंगे। ठीक है भाई, इसको जरा फटाफट से कर लो। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करके दिखाओ, इसे निपटाएं। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, करके दिखाएं। ध्यान रहे, जो चीज गिवन नहीं है इग्नोर कर देना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। भाई बहुत गुस्सा आता है अगर इसका क्वेश्चन गलत हो जाए पेपर में, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसका क्वेश्चन गलत मत करके आना। आंसर शीट जब चेक होगी ना आपकी, तो उस पर ऊपर लिख के देते हैं वो गधा। तो ये अपने पास गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जल्दी करो। पेज निकालेंगे A.40 क्वेश्चन 22 अभी करना है। A.40 क्वेश्चन 22। ये शेयर्स वाली बुक में मिलेगा चैप्टर, कहीं पूछे लग जाएंगे ये चैप्टर नहीं है हमारी बुक में। A.40 शेयर्स वाली बुक में मिलेगा भाई। देखो टाइम लगेगा इस चैप्टर में, ये बात है, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ ये बात भी है 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। तो इसमें आई क्या, ये फालतू चीजें चल रही है बस। और भाई इसमें मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। मिसिंग फिगर वाले कर लोगे? इधर देखो, इधर सामने ध्यान दो, इधर सबका ध्यान जरा यहाँ पे हो। इधर देखो, ये कभी कभार क्या करेगा, आपको सब कुछ बना के दे दे। ये कर लिया सबने? ये कर लिया सबने? समझ में तो आ गया ना? अच्छा जरा ध्यान देना यहाँ पे। कभी कभार क्या होगा, आपके क्वेश्चन में ये पूरा सब कुछ बना के दे देगा और कुछ फिगर्स गायब कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ये फिगर गायब कर दी, ये, अब मुझे ये फिगर निकाल के दिखानी है, कितना आएगा। तो भाई सीधी सी बात है, ये 2 लाख है और ये चेंज क्या है नेगेटिव। इसका मतलब मेरी चीज बड़ी होगी या घटी होगी? घटी। तो कितनी हो गई होगी? तो ऐसे मिसिंग फिगर के भी आ सकते हैं। ठीक है, वो आपको सब कुछ बना के दे देगा, बीच में कुछ ब्लैंक छोड़ देगा, वो ब्लैंक निकालना है। जैसे कई बार क्या होगा, मान लीजिए मैंने आपको ये गायब कर दिया, राइट। अब एक हिसाब लगाओ, ये 320 है और ये चेंज अपने पास जो नेगेटिव किसका आ रहा है 80 का। तो लॉजिकली सोचो, अगर ये नेगेटिव 80 है तो पहले वाला ज्यादा रहा होगा, और ज्यादा रहा होगा तो कितना ज्यादा रहा होगा 4। क्लियर? आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, बट स्टिल ऐसा आ सकता है पेपर में, इसलिए ये ध्यान रख के चलिएगा। चलो बुक में आ जाओ, जरा क्वेश्चन निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 22 अभी करना है। 22 था ना, ये बोलता
हाँ करो, 22 क्वेश्चन अभी निपटाओ। पेज नंबर क्या है? 8.32, 8.40, 8.40। ए पॉइंट फोर जीरो, हाँ पिनल का क्वेश्चन है। 99% पेपर में पिनल ही आता है। जल्दी करो भाई, परसेंटेज जब भी निकालें 2 प्लेस तक निकालना भाई। ले बेटा, किसी को फॉर्मेट बनाना है, सामने ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें से देख लो क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इसमें से देख लेना। अगर फॉर्मेट बनाने में दिक्कत लगे, सोच लो अगर फॉर्मेट गलत बनाया बस फिर हो गई दिक्कत अपने पास, फिर पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसलिए फॉर्मेट अपने ध्यान से बनाओ। पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे फिर करंट ईयर, ये ध्यान रखिएगा। गलती से भी पहले करंट ईयर मत लिख देना। जो इनमें गिवन ना हो उसकी जगह छोड़ सकते हो आप। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट करिएगा। बाकी बच्चे अपना करते रहे। करो जल्दी करो, शाबाश। आशा, जो चीजें गिवन नहीं होंगी उनको इग्नोर कर दियो, मतलब अभी तो लिख ले पर जो चीज वैसे गिवन नहीं होंगी, क्योंकि टाइम बचाना बेटा अपना। जो चीज गिवन नहीं होंगी उनको इग्नोर कर देना। अरे ऐश्वर्या, ये टीशा और रिया आए थे, ये चले ही गए। ये रिया गोयल और टीशा, ये तो रहा चेंज इन स्टॉक।
अरे वो 11th का लेक्चर डाल दिया था मैंने, कौन से ग्रुप में डालता है, 1 में डालता, बैच 2 में डाला था, 1 में। तुम्हारे ग्रुप पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, जो आपका इस साल जितने भी लेक्चर हुए हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास ग्रुप पे आ जाएगा। पेपर तक आपको कोई भी लेक्चर देखना हो, कोई भी लेक्चर पीछे का आगे का जो भी देखना हो अपने पास, आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। बजाय आप इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करें कि सर हमें लेक्चर भेज दो, पूरी प्लेलिस्ट आपके पास होगी, उसमें से देख लेना। देखिए एक जरा कमाल की चीज़ दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना है, सामने ध्यान दो। किसी चैप्टर की एनालिसिस कैसे करते हैं थोड़ा उसको समझो, जब आखिरी चैप्टर पे है तो थोड़ा हमारा इस पर भी दिमाग लगे। मान लीजिए मैं जिंदगी में पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और मैं ये चैप्टर खोल के बैठा हूँ कि भैया मुझे कुछ भी नहीं आता। अब मेरा हिसाब क्या रहता है क्वेश्चन करने का, बीइंग अ टीचर मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है पूरी बुक में वो क्वेश्चन छांट लेता हूँ जिसपे सीबीएसई लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन में सीबीएसई नहीं है, दूसरे पे सीबीएसई नहीं लिखा, तीसरा क्वेश्चन आ गया अपने पास, इसमें भी कहीं सीबीएसई नहीं लिखा, चौथा क्वेश्चन आ गया इसमें भी कहीं सीबीएसई नहीं लिखा, पांचवा क्वेश्चन आ गया इसमें भी कहीं सीबीएसई नहीं लिखा, छठा क्वेश्चन आ गया इसमें भी कहीं सीबीएसई नहीं है। इन 6 के 6 क्वेश्चन में एक बात कॉमन है, ये 6 के 6 बैलेंस शीट के क्वेश्चन है। इससे ये समझ में आता है कि बैलेंस शीट का सवाल आज तक सीबीएसई ने नहीं पूछा। नीचे जो क्वेश्चन है अपने पास अब वो शुरू होंगे, ये भी बैलेंस शीट है। अब शुरू हो गए अपने पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पिनल के क्वेश्चन। अब जरा देखते जाना, 8वां क्वेश्चन पूछा, ये सीबीएसई में नहीं आया, 9वां पूछा सीबीएसई में आया, 10वां पूछा सीबीएसई में आया, 11वां पूछा ये सीबीएसई में आया। ये स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका होता है व्हेनेवर, और ये खाली मेरे में नहीं, आप दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, कोई भी इंस्टीट्यूट जब पेपर लेता है तो वो पेपर पास्ट ईयर के क्वेश्चन में से ज्यादा देता है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो कहां से आ रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं ग्रेड ए। इसका मतलब इस चैप्टर में जो ग्रेड ए है वो ग्रेड ए क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पिनल, क्योंकि वो अभी तक की सिनेरियो में सबसे ज्यादा पूछा गया है। अच्छा सर अब ग्रेड बी क्या है, ग्रेड बी वो है जो एक दुक्की बार कभी कभार आ गया, जैसे कॉमन साइज ऑफ पिनल आज तक कभी नहीं आया, अभी तक नहीं आया कॉमन साइज ऑफ पिनल कहीं पे, लेकिन कॉमन साइज बैलेंस शीट आई हुई है। तो अगर इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि आता क्या क्या है, इसमें मैं रैंकिंग दूं तो रैंकिंग ये बन जाती है कि सबसे ज्यादा ये आता है, एंड उसके बाद अपने पास जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है ये आती है, फिर जो बच गया ये सी ग्रेड है। सी ग्रेड मतलब कि आप इसको करके जाओ नहीं करके जाओ, अभी तक तो नहीं पूछा गया, और तुम्हें लगता है नहीं भाई आ गया तो एक आध क्वेश्चन इसका कर लो। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपने इसकी करनी है, देन आपने प्रैक्टिस कॉमन साइज बैलेंस शीट की करनी है, एंड देन रिमेनिंग प्रैक्टिस आपने इनकी करनी है। ये तरीका होता है। आपकी बुक में एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो बैलेंस शीट का हो और जो पेपर में आ चुका हो, सारे क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पिनल के याद रखे। ओके चले, हम लोगों ने जो दिया था आपको वो था 22, शुरू कर लिया तो बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा यहां ध्यान दें। लो जी करें भाई, मैं यही कर रहा हूं, आप अपना उसी में करते चलना, ठीक है, मैं यही कर रहा हूं उस क्वेश्चन को। यहां पे मैंने यहीं पे एक कॉलम बना दिया है, ये कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज का, ये मेरी तरह मत करना, तुम अपना पूरा फॉर्मेट बनाना भाई। हाँ ये है जनाब प्रीवियस ईयर, ये है जनाब करंट ईयर। जब भी हम पेपर में करेंगे तो पहले ईयर कौन सा लिखेंगे, प्रीवियस, बाद में कौन सा लिखेंगे, करंट। वो जब आपको खुद लिख के देगा तो पहले कौन सा लिख के देगा, करंट, और आंसर में हमें पहले कौन सा लिखना है, प्रीवियस। एब्सोल्यूट चेंज के अलावा हम यहां पे निकालेंगे परसेंटेज चेंज, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 10 से 20, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया, 10। बोलो 10 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, 10 से 20 तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। और परसेंटेज आएगी 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो पहली परसेंटेज कितनी आ गई, 100%, ठीक है भाई। अच्छा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर रेवेन्यू तो है नहीं, तो आप लाइन छोड़ दोगे, और जब अदर रेवेन्यू नहीं है तो आप इसी को टोटल भी कर दोगे। कहाँ है, अच्छा दिया हुआ भाई, मान लो अगर नहीं दिया होता तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या कर देते, टोटल कर देते, पर इसमें खैर दिया हुआ है तो हम लोग इस केस में अपने पास जो है इसको सॉल्व कर देते। यहां पे अपने पास है अदर इनकम, अदर इनकम अपने पास है 50 से 60, तो चेंज कितना हो गया 10, और 10 बटा 50 तो चेंज आ गया 20%। क्लियर है भाई, ये टोटलिंग कर देना भाई, ये आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। हाँ भाई, भाई टोटल रेवेन्यू बताओ, ये 10 और ये 50, 10 50, ये 20 और ये 60, बताओ 10 50 से 20 60 कितना चेंज है, 10 50 से 20 60 कितना चेंज है, 10 10, 10,10,000, ये तो चेंज होगा। और अब 10,10,000 अपॉन में 10,50,000, 101 अपॉन 105, यही है ना, पॉइंट में आ रहा है क्या,
101 अपॉन में 105 इंटू 100, 96.19। लो जी, 96.19%। क्लियर। एक्सपेंसेस में आ जाओ, खर्चे क्या क्या है, 1 2 3, 3 खर्चे हैं, तीनों ऑर्डर में खुद ही लिखे हुए हैं। आओ लिखो परचेजेस, लिखो चेंज इन स्टॉक, और लिखो अपने पास अदर एक्सपेंस। ठीक है, सॉल्व करो। परचेजेस 420 से 770 मैं निकाला किसी ने, कितना है चेंज, कितना है 420 से 770, 350, और 350 अपॉन 420 ये आ रहा है 83.33। भाई परसेंटेज में गड़बड़ मत करना, मैं एक यहाँ पे वार्निंग दे दूं, परसेंटेज गलत, टीचर नंबर काटेगा दबा के, एक एक नंबर उखाड़ लेगा एक एक गलती के ऊपर, क्योंकि 4 मार्क का सवाल है ये, इसलिए गलती मत करना बिल्कुल भी। अगला चेंज इन इन्वेंट्रीज, ये है 80 से 120, तो चेंज कितना आया 40, और 40 बटा 80 यानी कितना आ गया 50%। फिर है अदर एक्सपेंस 30 से 52, तो कितना चेंज आया 22। क्या 33.33 ये इसका बता रहे हो, ये 30 से 52 ये तो 22 होगा ना, और 22 अपॉन में 30 ये कितना आता है 73.33। अच्छा इसका बता रहे थे। अब कर दो टोटल एक्सपेंस। ठीक है भाई, करें टोटल एक्सपेंस। भाई 350, एक मिनट करना ही पड़ेगा अपने पास, खर्चे हैं 4 20 80 5 30, 5 30 हुए ना भाई, इसको जरा हाईलाइट करते हैं, ये हमारे टोटल खर्चे हैं, ये इधर टोटल खर्चे हैं, ये कितना बनता है 942। तो जी ये 530 से 942 कितना बनता है 412, और भाई 412 अपॉन में 530 ये आ रहा है 77.7%। टैक्स वैक्स तो है ही नहीं, अच्छा है तो निकालना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है, और ए में से बी घटा देंगे, आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए भाई जरा बताना प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एब्सोल्यूट चेंज कितना आ रहा है, किसी ने निकाला 598, ये एब्सोल्यूट चेंज है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। भाई सबका यही आ रहा है, तब यहां पहुंचे ही नहीं है, पहुंचो पहले यहां तक। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, उसका एब्सोल्यूट चेंज निकाल के बताओ कितना आ रहा है। नीचे से आंसर मत चेक करना अपने, इसमें इसमें ऊपर कॉमन साइज स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, ये कंपैरेटिव, तो नीचे से आंसर मत चेक करना कि वही आंसर बोलना शुरू कर दिया, वो गलत है आंसर, वो अपने पास हम कंपैरेटिव बना रहे हैं। ये इसने कॉमन साइज जो है वो पूछा हुआ है। निकाला कितना है, पीबीटी निकाल लिया भाई, पीबीटी कितना आया, पिछले साल का पीबीटी कितना है, पिछले साल का 520, इस साल का 111 118 में से 520 घटाओ भाई कितना आता है 598, सबका ही आ गया। और 598 अपॉन में 520 यही बोला ना, 598 बटा 520 115%, 11.5 नहीं 115। ये लो जी, माइनस करेंगे टैक्स, यहां कर रहा हूं भाई, थोड़ी जगह नहीं है इसलिए टैक्स यहां कर रहा हूं। कितना परसेंट बोला टैक्स 50, ये अच्छा कर दिया 50% बोला है। भाई जरा बताना वो 520 का 50% तो 260 हो गया, और एक आपने बोला 118 उसका 559, तो चेंज कितना आ रहा है टैक्स में 299, तो 299 अपॉन 260 ये भी 115%, ये मैंने बताया था सेम ही आएगा। अब नीचे निकाल दो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी ये सेम ही आएगा 115%। ये एब्सोल्यूट चेंज बता दो इसका कितना है, ये भी 299। ये लो जी।
बैलेंस शीट में ज्यादा टेंशन नहीं होती क्योंकि वो खुद बना के देता है बैलेंस शीट, तो हमें तो बस वो कॉपी करना है और उसके बाद से भी एब्सोल्यूट और परसेंटेज निकालना है। कॉलम ध्यान रखना, सबसे पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट, फिर परसेंटेज। इस स्टेटमेंट को डायनामिक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। डायनामिक स्टेटमेंट वो होती है जिसमें चेंज निकलता है, तो इसमें चेंज निकल रहा है, इसलिए इस स्टेटमेंट को डायनामिक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कहीं पे कॉपी में आप कर रहे हो ये, तो कहीं पे लिख लेना कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज आल्सो डायनामिक स्टेटमेंट। ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इसको डायनामिक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। जिसमें चेंज निकल जाए वो डायनामिक है, तो इसमें चेंज निकल रहा है इसलिए डायनामिक है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज डायनामिक स्टेटमेंट। हो गया सबका, वाला हो गया। एक क्वेश्चन मैं बैलेंस शीट का भी दिखा रहा हूं, आएगा तो नहीं पेपर में, बट स्टिल खाली प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन एक बैलेंस शीट का उठा रहा हूं मैं, सबने कर लिया ये? देखें एक क्वेश्चन बैलेंस शीट का, जैसे ये क्वेश्चन अपने पास जो बैलेंस शीट का है, ठीक है, कह रहा है जी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना दो। अब आप बोलो सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम होगा नोट नंबर, बोलो थर्ड कॉलम कौन सा होगा? अरे थर्ड कॉलम बनाते टाइम कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। कैसे? जाग जा आस्था, जाग जा बेटा, आशा जाग जा बेटा। यहाँ पे अपने पास जो ये थर्ड और ये अपने पास जो ये फोर्थ, फोर्थ इसलिए क्योंकि जो करंट ईयर है वो अपने पास चौथा बनेगा। फिर फिफ्थ कॉलम बनेगा कौन सा? एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज के बाद आखिरी बनेगा परसेंटेज। आओ जरा हेल्प कराना थोड़ी, सब कुछ बना हुआ ही है, तो एज इट इज पहले कॉपी करना है और शुरू कर देना है चेंज निकालना। देखें सबसे पहले 5 से 1250 हुआ, तो चेंज कितना आ गया? 750। पहले सारे चेंज निकाल लो। 2.5 से 2.5 हुआ, नो चेंज, नो चेंज तो नो परसेंटेज चेंज। बात समझ में आई? जब चेंज नहीं हुआ तो परसेंटेज चेंज किस बात का? 450 से 3 लाख, तो चेंज तो हुआ लेकिन नेगेटिव हुआ, ठीक है। और आ जाते 550 से 950, 4 लाख। फिर 2 लाख से 250, 50। 175 से 350, 175। 1 लाख से 2 लाख, फिर से 1 लाख। मतलब बैलेंस शीट के अंदर मेहनत कम है। फिर 25 से 50, ये हो गया 25। और फिर टोटल का भी 2250 से 36, ये हो गया 1350। बोलो ठीक है। ऐसे अगला नेक्स्ट पे आएंगे, 15 लाख से 2250, 750। 15 से 22, 750। 2.5 से 4.5, 2 लाख। फिर 450 से 8, 350। और 50 से 1 लाख 50। और 2250 से 36, ये वही 1350। बोलो ठीक है। आपको समझ में आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर थोड़ी मेहनत ज्यादा है क्योंकि वो बनाना पड़ता है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बना के दे रहा है, बस चीजें उठा के अपने पास एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज निकाल। अब देखो परसेंटेज चेंज निकालेंगे अपने पास। सबसे पहले 750 अपॉन में 5 लाख इंटू 100, यही करेंगे क्योंकि जो चेंज है वो अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। जब आप निकालोगे इसको, ये अपने पास निकल कर आ जाएगा 150%। अगला, फिर इसमें तो कुछ है ही नहीं, नेक्स्ट में 1.5 लाख अपॉन में 450, तो ये आ जाएगा 33.33%। नेगेटिव, ये ध्यान रखना, अगर चेंज नेगेटिव है तो परसेंटेज भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगला, ऐसी 4 लाख अपॉन 550, ऐसी 50 अपॉन 2 लाख, इस तरीके से परसेंटेज निकाले। बैलेंस शीट का सवाल आज तक पेपर में नहीं आया, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये चांसेस कम है, बट अगर आ जाए तो करना आना चाहिए, ठीक है। खैर, हमने अभी जो बात करी है वो इसकी करी है, एक तो कंपैरेटिव पीनल कैसे बनाए, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाए। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट की और कंपैरेटिव अपने पास पीनल, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट की और कॉमन साइज पीनल की। लिखो जरा कॉपीज में, आए लिखे, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। हाँ बेटा, मतलब ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल, पहले पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। ये बेटा देखो एज इट इज ना पुट करना पड़ेगा, एज इट इज। फिर देखो पुट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। मतलब यहां इतने हिस्से में पहले तो पूरा कॉपी करेगी, फिर ये देखो खुद भरना है। फिर इसके मार्क्स मिलते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल मिलते हैं बेटा, 4 मार्क का सवाल आता है। मैं तभी तो कह रहा हूँ, देखो सोच के डाउट लग रहा है कि इसके मार्क्स मिलते हैं, इसलिए वो पेपर में नहीं दे रहे इसको, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अपने पास ऐसा ही है, ज्यादा मेहनती वाला इसमें नहीं है। चले, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स इसमें बात करेंगे। देखो जी, कॉमन का मतलब अपने पास हो गया एक जैसा,
मतलब कोई एक सेम बेस होना चाहिए, इसका मतलब है कॉमन बेस, कॉमन बेस। ठीक है, स्टेटमेंट्स का मतलब जो हम बना रहे हैं स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट और पीएनएल। तो इन स्टेटमेंट्स को बनाने का मेन पर्पस है कि हर आइटम को सेम बेस पे कन्वर्ट कर दो, हर आइटम एक सेम बेस से रिलेट करना चाहिए। द सेम बेस का मतलब क्या है? अगर मैं कॉमन साइज पीएनएल बना रहा हूं तो जो सेम बेस मुझे लेना है वो मुझे लेना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मैंने ऊपर आपको लिखवा भी दिया था, चेक कर लें। जब मैंने बताया था कॉमन साइज पीएनएल बनाएंगे तो हम कॉमन बेस क्या लेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं, अगर हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो फिर हम सेम बेस क्या लेके चलेंगे? टोटल। अब टोटल एसेट ले लो या मैंने लिख दिया था टोटल लायबिलिटी ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों क्या होते हैं? सेम। ठीक है, किसी भी एक क्वेश्चन से पहले बताता हूं। जैसे मान लीजिए पहले मैं कॉमन साइज बैलेंस शीट बता रहा हूं, कैसे बनाएंगे लिखें, फॉर्मेट लिख लें पहले, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये जो बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है ना, इनके साथ ऐसे लिख लेना, इनको 100% स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। पेपर में कहीं 1 मार्क में पूछ ले व्हाट आर 100% स्टेटमेंट्स, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को 100% स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ये क्यों 100% स्टेटमेंट है, अभी जब आप सॉल्व करोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा क्यों 100% है। दीज आर 100% स्टेटमेंट्स, 100% स्टेटमेंट्स। फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, वही सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन आपका नोट नंबर। हाँ आशा बता, पहला कौन सा साल आएगा? अब याद रहेगा? अब यहां पे एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकलता भाई, यहां पे डायरेक्ट निकलता है परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट नहीं निकलता है यहां पे। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिव नहीं है, कंपेयर कर ही नहीं रहे हम यहां पे सीधा क्या निकालेंगे? परसेंटेज चेंज। और परसेंटेज चेंज भी दो, एक प्रीवियस ईयर का और एक किसका? करंट ईयर का। ध्यान रहे एब्सोल्यूट का कॉलम नहीं बनेगा, डायरेक्ट किसका कॉलम बनेगा? परसेंटेज चेंज, वो भी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये फॉर्मेट अपने पास लिख लो, एक क्वेश्चन से मैं इसको आपको समझाता हूं, इसका लिख लो जरा फॉर्मेट कहीं पे, फॉर्मेट कहीं पे अपने पास ये बना के रख लें, एक क्वेश्चन से मैं इसको समझा रहा हूं। ये वाला जल्दी सॉल्व हो जाता है, इसके अंदर मेहनत थोड़ी सी बच जाती है, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। प्रीवियस ईयर करंट ईयर, फिर परसेंटेज चेंज भी प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का। इनको डायनामिक स्टेटमेंट नहीं बोलते, इनको 100% स्टेटमेंट बोलते हैं। देख लिया सबने? हो गया सबका? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करूंगा, खाली आप लोगों ने नहीं करना है, आप लोगों ने सिर्फ समझना है। जब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा आपने वो करना है, सिर्फ समझने पे ध्यान लगाइएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया इसने, कह रहा है जी कॉमन साइज बैलेंस शीट बना दो। चक्कर क्या है, इसने बैलेंस शीट खुद बना के नहीं दी, तो ये हमारे ऊपर बन गई बात कि हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस शीट। अब आप रेशियोज पढ़ के आ रहे हो और उनकी मदद से हम बैलेंस शीट बना ही सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको बैलेंस शीट जो आपने फॉर्मेट बनाया उसी में पुट कर दो। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएंगे? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। मतलब सॉल्व करना है इसको। अगर ये बैलेंस शीट में यहीं पे बना दूं, ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद, ये पहले 3 करने के बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ये टोटल समझ में आ रहा है? इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे ताकि बढ़िया रहे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, यहाँ लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। फिर हम लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और अगेन यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? टोटल। एक बार फटाफट से फिगर पुट कर लेते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ अपने पास गिवन है। मतलब जब आप फॉर्मेट बना रहे हो इसमें से लिख लेना, हालांकि नीड नहीं है, यहाँ पे लिख लेना कि ये एसेट्स है, नीड नहीं है। ठीक है, अब अपने पास प्रीवियस ईयर का है 360, 180, 60, 360, 180 और 60। अभी तक मैं सिर्फ ये कॉपी कर रहा हूं, मैंने कोई क्वेश्चन करना शुरू नहीं करा है। यहाँ पे है 540, 180, 180, ये लिखेंगे 540, 180 और ये भी 180। ठीक है,
नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स में डालेंगे 420 और 180। वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखिएगा कि कोई इधर उधर ना कर दो, 420 और 180। और यहां पे अपने पास 630 और 270, तो 630 और 270 सॉल्व कर लेंगे इसको। टोटल 6 और 2 8 और ये 9, ये 9 लाख आ गया, तो ये भी 9 लाख होगा। ये अपने पास ये कितना है निकाला है भाई, ये 6 लाख, तो ये भी कितना होगा 6 लाख। अब मेन गेम शुरू हो रहा है, गौर करिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर एब्सोल्यूट चेंज तो नहीं निकालना। पहले बात हो रही है प्रीवियस ईयर के परसेंटेज चेंज की, तो आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। कुछ देर के लिए करंट ईयर पे हाथ रख देना, मतलब देखो ही मत उसको, सिर्फ इस येलो पार्ट पे देखना है। ठीक है, कैसे करेंगे गौर करना। हर आइटम उठाओ, उसके नीचे टोटल रखो इंटू 100। क्या करना है, हर आइटम अपॉन में टोटल इंटू क्या कर देना है 100। हर आइटम अपॉन टोटल इंटू 100 करो। 360 अपॉन 6 लाख इंटू 100, यह आ जाएगा 60%। समझ में आया। 180 अपॉन टोटल इंटू 100, तो अगर 180 अपॉन 6 लाख रखेंगे कितना आ जाएगा 30%। 60 अपॉन टोटल ये कितना आ जाएगा 10%। और अगर अब मैं इसका टोटल कर दूं, ये टोटल कितना हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था इस स्टेटमेंट को 100% स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि इसका टोटल हमेशा क्या आता है 100%। एज ऑन ऐसे नीचे वाला 420 अपॉन में 6 लाख, तो आ जाएगा 70%, क्योंकि 6 7 या 42। 180 अपॉन 6 लाख ये कितना आ गया 30%। और अगेन ये टोटल कितना बन जाएगा 100%। आप देख रहे हो मेहनत कितनी बच गई है, मतलब जो वहां पे एब्सोल्यूट चेंज निकल रहा था उसमें ये आ गया। मजे की बात तो ये कई बार पेपर में चॉइस में आता है, तो अगर कॉमन साइज और कंपैरेटिव चॉइस में आ जाए इट्स बेटर कि आप कॉमन साइज करो। मैं बस टाइम को यहाँ पे फैक्टर मान रहा हूं। अगर आपको ज्यादा अच्छे से कंपैरेटिव आता है आप वो करो, और समय बचाना है तो ये कर लो। अब जैसे मैं करंट ईयर का निकालूंगा, इस पे देगा ये निकालना है, तो सारा फोकस यहां रखना है। देखो जरा कैसे करेंगे। अपने पास 540 अपॉन में क्या टोटल, तो 540 अपॉन 9 लाख 96 जा होता है, तो कितना आ गया 60। अब ये सिर्फ तुक्का है यहाँ पे कि 60-60 मैच कर रहा है, कहीं रट्टा मत लगाना कि हर बार मैच करता है, ये तुक्का है सिर्फ। अगला 180 अपॉन 9 लाख कितना आ गया 20%। फिर 180 अपॉन 9 लाख कितना 20%। बताओ टोटल कितना आ जाएगा। टोटल हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे 100%। 630 अपॉन में 9 लाख कितना बन जाएगा 70, और 270 अपॉन ये 30%, टोटल कितना बन गया 100%। ये 4 मार्क का सवाल है, करना कुछ नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट बनानी है, कॉमन साइज एक कॉमन बेस पे आके उसको एडजस्ट करना। 1 मार्क में पूछ लेगा कि बैलेंस शीट का कॉमन बेस क्या होता है, तो बैलेंस शीट का कॉमन बेस क्या होता है टोटल। अब चाहे वो टोटल एसेट हो या फिर वो टोटल लायबिलिटी। ओके, एक मैं दे रहा हूं करने के लिए, करके दिखाओ। एक मैं दे रहा हूं करके दिखाओ। ये लो, ये करना है आपने, इसमें बैलेंस शीट बना के दी हुई है, आपने करना है। निपटाओ फटाफट से। 24 है शायद, ये 24। ये करके दिखाओ फटाफट से। इसमें प्रीवियस और करंट की जरूरत ही नहीं है, इसमें 2 अलग अलग कंपनी है। तो पहले लिख सन लिमिटेड, फिर स्टार लिमिटेड, फिर परसेंटेज चेंज सन लिमिटेड और स्टार लिमिटेड। ठीक है, सन स्टार फिर परसेंटेज चेंज, वो भी सन और स्टार, मतलब प्रीवियस करंट नहीं है इसमें, ये 2 कंपनी की बात हो रही है। करो, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं इंटरफर्म एनालिसिस। याद है, जब 2 कंपनी को एनालाइज करते हैं उसको क्या बोलते हैं इंटरफर्म। ऊपर वाला क्वेश्चन एक ही कंपनी का था, उसे क्या बोलेंगे इंट्राफर्म। पहले पूरी बैलेंस शीट एज इट इज बना दो, फिर परसेंटेज चेंज के 2 कॉलम बना लेना। परसेंटेज चेंज का एक कॉलम सन का, एक कॉलम स्टार का। सन स्टार पढ़ के मेरे दिमाग में एक फैक्ट आ गया। आपको पता है ये चांदी को, चांदी मतलब सिल्वर जो होता है, सिल्वर उसे हिंदी में चांदी बोलते हैं। वो चांदी क्यों बोलते हैं, वो चंद्र से कनेक्टेड है, चांद चंद्र से कनेक्टेड है। गोल्ड को सोना बोलते हैं, सोना क्यों बोलते हैं, सूर्य से कनेक्टेड है। कि अब हिंदी समझो ये रियल में क्या है। आज से कुछ बहुत अनगिनत साल पहले कोई सूरज फटा था, ब्लास्ट हुआ था, इसे क्या बोलते हैं, इसे बिग बैंग बोलते हैं। एक प्रकार का बिग बैंग है ये।
जब वो सूरज ब्लास्ट हुआ तो उसके नन्हे नन्हे पार्टिकल्स प्लेनेट पे जाके जुड़ गए, वही गोल्ड है। जस्ट इमेजिन, जो आप गले में सोना पहन रहे हो, वो किसी बहुत साल पहले कोई सूरज था, वो ब्लास्ट हुआ है, उसका पार्टिकल है। इसका मतलब फैक्ट क्या है? ऑल दी एलिमेंट्स, ध्यान सुनना जरा इस फैक्ट को, ऑल दी एलिमेंट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन अर्थ आर नॉट फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ। मतलब जितने भी धातु अर्थ पे मिले हैं वो अर्थ के है ही नहीं। अब बताओ, जो चांदी है वो चांदी किसका पार्टिकल होगा? सोचो जरा इस बात को। चांद मतलब मून, मतलब बहुत साल पहले कोई मून फटा था, फिर वो मून अपने पास उसके पार्टिकल्स जो है अर्थ के कोर के साथ जाके मिल गए, और आज जब यहाँ पे खोद रहे हैं तो चांदी निकल रही है भाई साहब। सोचो, जस्ट इमेजिन, कितना कितना पावरफुल कोड है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, अब मैं आपको बताना तो नहीं चाहता, लेकिन स्टिल, आपने मरकरी सुना है? मरकरी क्यों बोलते हैं उसको मरकरी? इमेजिन करो, इमेजिन, एग्जैक्टली प्लैनेट है वो एक। वो प्लैनेट अपने पास ऐसा है जो लिक्विड पोजीशन के अंदर अर्थ कोर के अंदर अपने पास मिला है। अगर आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग। आप सर्च कर सकते हो इस बारे में, घर पे जाके चैट जीपीटी गूगल कहीं पे भी डाल लेना, क्या गोल्ड का कोई कनेक्शन सन से या किसी स्टार से है, आपको पता चल जाएगा। सोच के देखो कितना, मतलब हिंदी मैं तभी बोलता हूं हर वर्ड के पीछे उसका जो मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस मीनिंग से पता चलता है अपने पास भाई क्या ओरिजिन क्या है इस चीज का। करो जल्दी करो। तो चलो मैं भी कर रहा हूं इधर। 9 लाख अपॉन 15 लाख, ये करेंगे। 9 लाख अपॉन 15 लाख, ये सॉल्व तो होता नहीं, होता है 60%। 15 6 9 होता है ना भाई, यही है ना। फिर 4 लाख अपॉन 15 लाख, ये पॉइंट में आएगा। 4 लाख अपॉन में 15 लाख, ये आएगा 26.66 शायद, एक बार चेक कर लेना। 2 लाख अपॉन 15 लाख 13.33। वैसे ये तीसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है टोटल तो हमेशा कितना होता है 100। तो अगर आप 100 में से पहले 2 माइनस कर लोगे तो ये तो निकल के ही आ जाएगा। ये मैंने सन वाला निकाला है, ऐसे स्टार वाला निकाल दो। 12/18 66.67%। 350 अपॉन में 18 19.44। भाई ये आप निकाल लो, ये 100% में से इन दोनों को घटा देना, ही निकल के आ जाएगा। 250 अपॉन में 18 13.88। इनके आंसर दिए हुए हैं क्या बुक में? कहाँ है? अच्छा दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पे निकाल दो भाई। ये सन वाले का 10/15 तो 66.67%। 5/15 33.33। टोटल आ गया जी 100%। क्या आ गया? 100%। मुझे हैरानी तो इस बात की हो रही है, जो इन बच्चों का डिलीट किया था उन बच्चों ने, बेचारों ने कोविड में पेपर दिया था, तो उनको तो ये देना चाहिए था। तुम तो इतने हंसपुश लड़के हो भाई, पता नहीं क्या सॉल्व करा रहे हैं। 12th क्लास का कहीं से टॉपिक लग रहा है ये, याद से बहुत साल पहले 12th में था भी नहीं। ये पहले 11वीं में होता था, बहुत टाइम पहले, फिर ये 12वीं में डाल दिया गया कि 11वीं के बच्चे को हमें ये नहीं देना चाहिए, शायद उनमें बुद्धि जो है नहीं बिल्कुल। ये 12th वाले बच्चों को दो, क्योंकि वो पास नहीं हो पाते हैं ज्यादा, तो ये टॉपिक लेके पास हो जाएंगे। ये हालात है इस चैप्टर के। और ये बता दूं, ये अभी आ रहा है, अब अगले साल में फिर से डिलीट है ये फिर से नहीं आ रहा अगले साल में। मतलब तुम्हारा एक ऐसा स्पेशल बैच आया है जिसपे सीबीएसई को पूरा भरोसा है कि ये नहीं पास हो पाएगा, इसलिए इनको भाई ये चैप्टर दे दो 4 मार्क के लिए, जो इनको ऐसा कुछ दो कि निकल सके भाई साहब यहाँ से, तो ये पास ही नहीं हो पाएंगे। अगले साल डिलीट है टॉपिक। 16/18 कंबाइन मतलब 13 लाख कहां से आ गया भाई? हाँ शाबाश बेटा, इसमें तू वो कर ले, चालाकी कर ले। इसके 2 पार्ट दिए, दोनों की परसेंटेज निकालेगा ना, दोनों को कंबाइन कैसे कर देगा? मतलब एक तो ट्रांजेक्शन 3 है, उसके भी तो 2 बना दे ट्रांजेक्शन। 4 नंबर फ्री के थोड़ा लेके जाएगा, थोड़ी मेहनत कर इसके ऊपर। यह आया 11.11%। एक खत्म। निपटाओ जरा, फटाफट निपटाओ। पेपर में ये क्वेश्चन कभी भी बस पहला मत करना, ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन कभी ये मत करना भाई। कभी कभी बेटा इसमें परसेंटेज गलत निकल जाती है, उसकी वजह से पूरा ये दिमाग खराब हो जाता है वहां पे। पहला क्वेश्चन हमेशा कैश फ्लो करो। दिखता है आखिरी में आते हुए कि भैया मैच हो रहा है अपने पास, और मैच नहीं हो रहा तो 1 नंबर कटता है। मतलब 6 का करोगे, मैच हो गया तो 6, मैच नहीं हो तो 5 तो मिल ही जाएंगे। मतलब वो मोमेंटम है आपका, सीधा बूस्ट अप कर देगा। पार्ट बी 45 मिनट का टारगेट लो, 45 मिनट में पार्ट बी खत्म हो जाए, जैसे ही खत्म होगा 20 मार्क आपको मिलेंगे। तो पार्ट बी के अंदर क्वेश्चन ही कितने हैं? 4 एमसीक्यू और बाकी 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब कि एक ये होगा, एक रेशियो, एक कैश फ्लो, मतलब वो 3 ही क्वेश्चन है।
चौथा मैं काउंट नहीं कर रहा क्योंकि वो सब हेड मेजर हेड है। वो पूछेगा कि भाई ये 3 आइटम है, इनके सब हेड भी बता दो, इनके मेजर हेड भी। मैं प्रैक्टिकल बोलना ही चाहता उसको, मतलब आप 5 क्वेश्चन मान लो थ्योरी और 3 क्वेश्चन आपके पास जो है वो प्रैक्टिकल। चले और देखें। सर हाँ बेटा, एक कर लिया ना सबने सबने। हाँ अर्षिता। देखिए करंट एसेट का निकाला है तो सर ये तो 100% है, तो सर माइनस करके निकाल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको 100% लिख ले, इसको यहाँ पे लिख ले, ये माइनस करके लिख दे, बिल्कुल। चले। अच्छा एक चीज थोड़ा ध्यान रखना भाई, जब आप ये निकालो थोड़ा ध्यान रखना कहीं अपने मैंने कौन सा क्वेश्चन किया था, मैंने ये क्वेश्चन किया था, ये थोड़ा ध्यान देना। जब आप पेपर में ये क्वेश्चन कर लोगे तो पेपर में ना ऐसे नीचे नोट डाल देना कि भाई परसेंटेज चेंज हमने कैसे निकाला है, आइटम अपॉन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट इनटू 100, ये लिख देना कहीं पे। क्योंकि ये लिखने की जरूरत क्या है, आप कोई भी परसेंटेज सॉल्व करके नहीं दिखा रहे, तो एटलीस्ट टीचर को ये जरूर बता देना कि भाई ये परसेंटेज निकाली कैसे है। उसको बता देना हर आइटम हमने उठाया, नीचे टोटल ऑफ बैलेंस शीट डाला, इनटू 100 करा, ताकि वो कनेक्ट कर सके कि अच्छा इस तरह से निकाला है। इसके कोई मार्क्स तो नहीं कटेंगे, पर अगर टीचर काटना चाहे तो काट लेगा। इसलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि सॉल्व नहीं करके दिखा रहे, नीचे लिख देना भाई इस तरह से निकाला। ठीक है, चले मैं जरा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पिनल भी बता रहा हूं, वो भी देख लो एक बार। पहले सबने आओ जी, एक मैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पिनल बता रहा हूं। लो जी, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। देखो 2017 कंपार्टमेंट के पेपर में क्वेश्चन दिया है। आप समझ लो क्यों दिया कंपार्टमेंट के पेपर में, क्योंकि उनको खुद को ही पता है भैया ये एक तो बच्चा कंपार्टमेंट वाला, बुद्धि पे पत्थर पड़े हैं उसके। फिर क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा ऐसा जो सर पैर मारा नहीं है, वो भी कॉमन साइज में उठा के दे दिया कि भाई ये तू कर ले अपने पास क्वेश्चन जाके, कम से कम तू पास हो जा। तो सीबीएसई पास करने की पूरी कोशिश करती है, पर ये बच्चे निकम्मे नहीं होना ही नहीं हमें पास। आओ जी, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज आएगा एक प्रीवियस का एक करंट का। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इस पे इंपॉर्टेंट भी लगा लो, क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लो। इंपॉर्टेंट मतलब सिर्फ और इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुका है, 3-4 बार यही सेम क्वेश्चन छपा हुआ है। आए जा देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 19, पहले फॉर्मेट बना लो। ये इतनी इंफॉर्मेशन से स्टेटमेंट ऑफ पिनल मुझे बना के बता दोगे? जरा स्टेटमेंट ऑफ पिनल बना दो पहले, फिर मैं करवाता हूं। स्टेटमेंट ऑफ पिनल आप बना लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 एक्सपेंस, पीबीटी आएगा, टैक्स माइनस कर देना, पैट आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पिनल खाली आप बना लो, बाकी मैं बना दूंगा। इसको मैं यहां पे फ्रीज कर रहा हूं, सामने से देख के स्टेटमेंट ऑफ पिनल बनाओ। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। पेपर में प्रीवियस और करंट मत लिख कर आना, ईयर का नाम लिख कर आना। ये ईयर है 14-15 और ये ईयर है 15-16। फिर परसेंटेज चेंज, दोबारा से प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। लो जी, सबसे पहले रेवेन्यूज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 और 25। भाई अदर रेवेन्यू है नहीं तो इसी को टोटल कर देना भाई, ये आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। समझ आया? अदर रेवेन्यू तो है नहीं, तो यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बन जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ये ऐसे मतलब लिख के दिखा देना इसको, कहने का मतलब ये है। चलो करो, ये भी आ गया 20 लाख, ये आ गया 25 लाख। सेकंड है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ईबीई और अदर एक्सपेंस। पहला एम्प्लॉय बेनिफिट, दूसरा अदर एक्सपेंस। ठीक है, 7 है 2 है, 7 लाख, 7 और 10, 3 और 2। ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बेटा बहुत जरूरी है। जहां पे जितना आपको ये बेकार लग रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ही जरूरी है ये। इस चैप्टर के आधार पे हमें कंपनी की कुंडली पता चलती है कि कंपनी कैसा काम कर रही है। भाई 3 और 7 10,
10 और 2 12। स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाओ जरा पूरा। A माइनस बी करेंगे तो पीबीटी आ जाएगा, और पीबीटी में से टैक्स हटा देंगे तो पैट आ जाएगा। पीबीटी आता है टैक्स कितना है 40%, उसका 40% 5 6 लाख, 13 में से 5 20 गया 7 80। बना लिया भाई, स्टेटमेंट बना ली सबने। जल्दी बनाओ। पीबीटी में से टैक्स माइनस करके पैट भी लिख देना बेटा। कर लिया सबने। देखो जी, ये स्टेटमेंट ऑफ P&L बन के कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखा दिया, टोटल रेवेन्यू दिखा दिया, एक्सपेंसेस दिखा दिए, टोटल एक्सपेंस दिखा दिए, A माइनस बी पीबीटी आ गया, पीबीटी में से टैक्स गया, पैट आ गया। यहाँ तक ठीक है, फिगर विगर एक बार चेक कर लो, सब सही है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, जैसे बैलेंस शीट में कॉमन बेस था टोटल, ऐसे P&L में कॉमन बेस क्या है मैं लिखवा रखा है, पढ़ो। RFO। क्या RFO और टोटल रेवेन्यू एक ही बात है या अलग अलग बात है? क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल रेवेन्यू एक ही चीज है या दोनों डिफरेंट है, अलग है? ये इस क्वेश्चन में खाली सेम लग रहे हैं, बोलो क्यों? क्योंकि अदर रेवेन्यू दे रखा। मान लो अगर अदर रेवेन्यू दे दिया होता, टोटल अलग आ जाता। हम इस वाले क्वेश्चन में परसेंटेज किस आधार पे निकालेंगे? RFO को आधार पे। ध्यान रखना, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर जो जरूरी है वो क्या जरूरी है? RFO। टोटल रेवेन्यू जरूरी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है, सारी परसेंटेज इस पे निकलेंगी। अब बच्चा रट्टा मार लेता है, बच्चा कहता है जैसे बैलेंस शीट का टोटल ऐसे इसका भी टोटल। गलत, इसका टोटल नहीं लेना, इसका सिर्फ क्या लेना है? RFO। अदर रेवेन्यू नहीं लेना, ये ध्यान रखना। अदर रेवेन्यू अगर दे रखा होगा, मान लो मैं यहां पे लिख देता, एक बारी को समझो, अगर अदर रेवेन्यू दे दिया होता मैं यहां पे लिखता लेट से 1 लाख और 1 लाख, तो ये टोटल कितना आ जाता? 21 लाख, और ये टोटल कितना आ जाता? 26 लाख। अब बताओ मैं 20 और 25 पे आंसर निकालूंगा या 21 और 26 पे आंसर निकालूंगा? 20 और 25। इसका काम नहीं है, इसका काम है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, चलें जरा परसेंटेज निकालेंगे जरा सबकी, देखें कैसे निकालना है। अरे तो बेकार हो गया, ये लो जी, परसेंटेज निकालेंगे जैसा मैंने बताया था, हर आइटम अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। वहां पे था हर आइटम अपॉन टोटल, यहां पे होगा हर आइटम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जब प्रीवियस ईयर का निकाल रहे हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना, जब करंट का निकाल रहे हैं सिर्फ करंट पे। आए जरा प्रीवियस ईयर, सबसे पहले इस आइटम को उठाओ, बोलो 20 अपॉन 20 इंटू 100 कितना परसेंट? फिर से 20 अपॉन 20 इंटू 100 कितना परसेंट? 100। 7 अपॉन 20 कितना परसेंट आ जाएगा? 35%। अपना देखो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। अगर टोटल उसने ये 20-20 वाला दे दिया तो मजे लग गए, क्योंकि जितना भी आइटम होगा उसका आधा परसेंटेज होगा। 7 दिया है तो 35%। अब 3 दिया है तो 3 में कितनी परसेंटेज आ जाएगी? 15। फिर ये 10 दिया है तो कितना परसेंटेज आ गया? 50। फिर 10 दिया है फिर 50। फिर 4 दिया अपने पास तो ये आ जाएगा 20। फिर दिया 6 लाख तो ये कितना आ जाएगा? 30।
बोलो ठीक है। ऐसे अगले वाला वो वाला, उसमें देखें 25/25 कितनी परसेंटेज आ जाएगी 100, फिर 25/25 100, फिर 10/25 यह आ जाएगा 40%, फिर 2/25 यह आ जाएगा 20%, नहीं कितना 8%, फिर 12/25 कितना आता है भाई बताना जरा, नहीं 12/25 24% आएगा ना, 48%, फिर 13 अपॉन अपने पास जो ये कितना आएगा 52%, फिर 520 ये कितना आता है 20.8%, और लास्ट वाला है 780 ये कितना आएगा भाई 4 से मल्टीप्लाई 31.2%, ये आपके पास आंसर है। मतलब इसमें जो परसेंटेज निकलेगी वो इस चीज पे निकलेगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंस शीट में जो परसेंटेज निकल रही थी वो टोटल पे निकल रही थी। ठीक है भाई, कर लें इसे भी। ये FAQ क्वेश्चन है आपके पेपर का, पेपर में बार बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई। अरे सबने इस चैप्टर में एक फॉर्मूला यूज होता है, कहीं पे लिख लेना ये फॉर्मूला, और अगेन इसमें नीचे नोट में डाल देंगे परसेंटेज चेंज हमने किस तरह से निकाला है, हर आइटम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये पेपर में जरूर लिख कर आना बेटा, क्योंकि आप उसको बता नहीं रहे हो कि परसेंटेज कैसे आया, तो आप उसको ये समझा कर आओगे कि भाई ये हमने ये फॉर्मूला यूज करा। ठीक है, अच्छा ये बेटा हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं इसमें पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा होता है परचेजेस, तीसरा होता है चेंज इन स्टॉक। अगर मान लो मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया, तो इससे निकल कर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कहीं कॉपी में लिख लेना, अगर मैं इन तीनों को क्लब कर दूं तो निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर पेपर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, इसका मतलब उसने स्टार्टिंग की 3 चीजें दे दी हैं बेटा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक, तीनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, कई जगहों पे ये यूज भी होगा। ये यूज कैसे होगा मैं बता दूं, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, तो अगर ये तीनों गिवन है तो ये निकाल लोगे, और फिर अपना एक्सपेंसेस के अंदर आपको ये तीनों डालने पड़े। ठीक है, कभी कभार क्या होगा आपको डायरेक्ट यही दे देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो फिर ये 3 डालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा वही लिख देना। और अगर इन 3 का डेटा कहीं पे दिया हुआ है तो फिर इन 3 को पहले निकाल लेना, फिर इनको जाके पुट करें। सो COMC प्लस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक इज ऑलवेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर, ये ध्यान रखिए। ये आपका सेम फॉर्मूला अकाउंटिंग रेशियोज में भी यूज हो सकता है। मैंने उस टाइम आपको ये जान के नहीं बताया था क्योंकि आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था। अब आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, इसमें थोड़ा सा रिवीजन एक बार हो गया है, अब आप इस फॉर्मूले को भी वहां पे यूज करके चल सकते हैं। ठीक है भाई, अब आपका जो ओवरऑल सिलेबस है वो मेरी तरफ से एंड है। इसके कुछ क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मार्क कर लें, जो प्रैक्टिस करने के लायक हैं वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी नीड नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, एक क्वेश्चन नंबर 25। ये जो नई वाली बुक है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 21, 25, 20, 17 और 16। ये देखो जरा, 16 क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको अभी बताया। ये ध्यान दो, यहां पे बोल रहा है अदर एक्सपेंस, ये परसेंटेज है। ये किसका परसेंटेज है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये पता ही क्या होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है नेट सेल्स, कॉक्स नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकम्मे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बच्चा अपने मन का राजा, कुछ भी बना देता है। जब आप टिक्की एंड डोनट लो बना सकते हो तो हम भी कुछ बना सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है नेट सेल, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान दो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, प्रॉब्लम क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है पर क्वेश्चन में कहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन ही नहीं है। ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर बोल रहा है परसेंटेज लगाएंगे, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन भी तो होना चाहिए, नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस और प्लस में क्या चेंज इन स्टॉक।
देखो हमारे पास क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है और चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इससे क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट। क्योंकि परचेज नहीं दिया तो मैंने क्या मान लिया, 0। अब देखो 8 और 4 12, तो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 12। 6 और 2 8, इसका कितना हो गया, 8। अब अदर एक्सपेंस आप बताओ, कह रहा है परसेंटेज ऑफ सीओजीएस, तो 12 लाख का 15%, यानी 1,80,000 इसका अदर एक्सपेंस हो जाएगा, और 8 लाख का 10%, यानी कितना, 80,000 अदर एक्सपेंस हो जाएगा मार्च 22 का। ऐसा होना। तो पहले जब आप स्टेटमेंट बनाओगे तो स्टेटमेंट के अंदर ध्यान रखना कि सीओजीएस कहां यूज हो रहा है कहां नहीं। जो मैंने वो आखिरी वाला आपको फॉर्मूला बताया वो इसी क्वेश्चन के लिए बताया, 16th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाना है इस क्वेश्चन के ऊपर, 16th बस, एंड 15th लास्ट, 15th। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इस चैप्टर की तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है भाई, पक्का। सिलेबस आपके पास एंड है आपकी, परसों जो क्लास है उसमें आपने एस शर्मा लेकर आनी है, परसों आप एस शर्मा लेकर आएंगे, ठीक है। अब आपने बैग में कैश फ्लो वाली बुक और एस शर्मा वाली बुक रखनी है। आपका जो अपकमिंग टेस्ट आ रहा है, अपकमिंग टेस्ट, वो सुन ले, वो पार्ट बी का टेस्ट है। पार्ट बी मतलब कैश फ्लो वाली पूरी बुक, पार्ट बी का टेस्ट। ये टेस्ट आपका 40 मार्क का है, और ये इस संडे नहीं, आपका जो अगला संडे आ रहा है उस पर, ये संडे नहीं, अगला जो संडे आ रहा है उस पर। टाइम है आपके पास भरपूर, थर्सडे के बाद आज 3 दिन, एक हफ्ता पूरा, 10 दिन आपके पास है। पार्ट बी के हम अच्छे से रिवीजन करेंगे, वो टेस्ट आपका 40 मार्क का होगा। ऐसे ही आपके 2-3 टेस्ट और होंगे, फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगला टेस्ट आपके पास पार्ट बी का है, कैश फ्लो का, कैश फ्लो वाली बुक का पूरा, और नेक्स्ट क्लास में एस शर्मा लेकर आएंगे, दैट्स ऑल। कौन सा एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला पैक कर ले, बाकी बच्चे पैक कर ले, ये एग्जाम्पल है, ये वाला ऊपर वाला, अच्छा ये, हाँ ये भी लिख ले, ये हेडिंग है चैप्टर की। क्या कर ले, पैक कर ले। इको वाले बच्चे बैठ रहे हैं ना बेटा,